हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती है आने वाली, उसके लिए सामान्य ज्ञान यानी स्टडी जी के क्वेश्चन देखेंगे। और यह सेट नंबर आपका 21वें नंबर का है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। और जो भी मेरे मित्र चैनल पर विजिट करेंगे नए, उनको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हाई करके अपना नाम लिखेंगे, आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, बैरन द्वीप की बात करेंगे तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प आपका ए जो दिख रहा है ये, कि बैरन द्वीप आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और एक आवश्यक सूचना है कि यूपी ट्रिपल पेट का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है। 30 अगस्त तक लास्ट डेट है उसका। ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं कर दें। और इसका भी बैच अगर जो आपको चाहिए तो आप बताइए, जीएसजीके का चेक इसका आ जाएगा आपको टॉपिक वाइज। ठीक है। सिलेबस को कवर किया जाएगा पूरा। तो जिनको चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें चाहिए। की पॉइंट्स देखेंगे तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण एशिया में बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप जो निकोबार द्वीप है, इस पर जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैरन द्वीप आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है, इसके यहाँ से 135 किलोमीटर उत्तर में यह स्थित है। और यहाँ पे ही सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो आपकी कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो कैस्पियन सागर के बारे में देखा जाए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। और यह खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक तो विश्व का सबसे बड़ा आपका झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है। और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील भी आपका कैस्पियन सागर है। इसके बाद है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है, तो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन है, तो बैकाल झील है, ये सबसे गहरी है। विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो यह तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य स्थित है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनके बारे में। आगे के क्वेश्चन में है तीसरे नंबर में दोस्तों, लिखित युग्मों में से कौन सा एक सही उमेलित सुमेलित युग्म नहीं है। तो इनमें से सही नहीं चुनना है। ठीक है। बाकी तीन सही हैं, एक इसमें से सही नहीं है। तो ये फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बी है मसाई पूर्वी अफ्रीका, सी है बंतू सहारा और डी है नुबा सूडान। तो इनमें से आपका जो विकल्प सी है बंतू, इसका संबंध सहारा से नहीं है। ठीक है। ये जो बंतू जनजाति है यह पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी अन्य तीन विकल्प जो आपका विकल्प ए, बी और डी है, ये सही है कि जो फुलानी जनजाति है पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, और नुबा जनजाति का संबंध सूडान से है। जो बंतू है इसका सहारा से संबंध न होकर पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका से होता है। ठीक है। तो विकल्प सी सुमेलित नहीं है। अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चौथे नंबर में है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मित्रों, लोदी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। चलिए इसके बारे में कुछ जानेंगे कि लोदी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक था। और लोदी वंश का संस्थापक था बहलो लोदी, जिसका कार्यकाल था आपका 1451 से 88 तक था। और लोदी वंश का शासनकाल 75 वर्ष तक रहा था, यानी 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसका पतन कैसे हुआ, तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा गया और बाबर जीत गया। तो यहाँ से इब्राहिम लोदी का जो लोदी वंश था एक समाप्त करके और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो 1526 में मुगल वंश अस्तित्व में आया था भारत में, और इसी 1526 में लोदी वंश का अंत हुआ था। ठीक है। तो 1451 से 1526 तक आपका लोदी वंश का शासन रहा। आगे के क्वेश्चन में है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। तो चोल काल की बात करेंगे, जो दक्षिण में आपके शासन था आपका चोलों का, तो इनमें नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम के। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास आपके राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरम काल था। ठीक है। यानी चरम उत्कर्ष पे था चोल शक्ति राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। 1017 ईस्वी में सिंघल द्वीप, जिसको श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इसको जीत लिया था पूर्ण तरीके से।
किसने जीता था दोस्तों? क्वेश्चन में आता है कि किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया था, तो आपका राजेंद्र प्रथम था। ये चोल वंश से संबंधित था। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 1857 की क्रांति सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो बी है यह सही उत्तर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की जो तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस से जो था मुंह से खोलने की परंपरा उसको छूने से इनकार कर दिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। तो ये पूछ देता आपके एग्जाम में कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे के प्रश्न में है कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कहीं कहीं हीलियम दिया रहता है, कहीं कहीं नाइट्रोजन। तो इसमें हम नाइट्रोजन सही करेंगे क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद नाइट्रोजन ज़्यादा जगह दे रहा है। तो दोस्तों नाइट्रोजन, क्यों नाइट्रोजन, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है हल्का है भाई, इसको भरते हैं ताकि दबाव और तापमान जो उच्च होता है टायरों का उसको सह के और विस्फोट न होने दे, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस का वायुयान के टायरों में प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मित्रों? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंथोलॉजी के देखिए जो आपका एंथोलॉजी है इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के उत्पादन से संबंधित ये इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन में है कि विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों? तो विटामिन्स होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होता है विटामिन। विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझेंगे कि विटामिन्स क्या होता है। तो विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और जंतुओं में अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होते हैं। देखिए जब हम भोजन करेंगे तभी हमें विटामिन्स की प्राप्ति होती है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है। तो अभी तक कुल 20 प्रकार के विटामिन्स ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें वसा में घुलनशील कुछ विटामिन्स हैं और कुछ पानी में घुलनशील, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है, यही आपको देखना है। देखिए रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो सही है। बेरी बेरी आपके विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन यहाँ सी दिया है तो ये गलत है। सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग आपके विटामिन डी की कमी से होता है, ये सही है। बांझपन रोग जो होता है यानी जनन शक्ति की जो कमी होती है विटामिन डी की कमी के कारण होती है, ये भी सही है। तो इसमें से आपका जो विकल्प भी है ये गलत है, क्योंकि बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ विटामिन सी दिया है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी है ये सही सुमेलित नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका है यह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ विकल्प मित्रों आपका जो सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है इसका विचार अमेरिका से लिया गया है। अब भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए भी देता है आपके ऑप्शन में। तो यूएसए मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका होता है कि इसके संविधान से भारतीय संविधान में उद्देशिका है इसको लिया गया है। जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए दो चीज़ है, एक सिंपल आपका उद्देशिका कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया है दोस्तों तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे के प्रश्न में है कि भारत के निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आपके अनुच्छेद 55 में वर्णित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 55, विकल्प डी। कुछ की पॉइंट्स हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से।
अनुच्छेद 58 का संबंध है राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए। अनुच्छेद 52 है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ विकल्प जो आपका ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। अब आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग का गठन आपके जो आपका असमवर्ती सूची है, ठीक है, इसी के उपबंध में किया गया था। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में स्थित है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इज्जत नगर में बरेली के पास। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे के क्वेश्चन में है 15 नंबर में कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के, यहाँ दिया है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारनाथ में बौद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पे सबसे पहले ही महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। तो ये बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल है। वाराणसी आपके काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए फेमस है और घाटों के लिए। आगरा है ताजमहल और कैलाश मंदिर के लिए फेमस, और यहाँ का पेठा भी फेमस है आपके आगरा का, ठीक है। तो आगरा में सबसे ज़्यादा फेमस है आपका ताजमहल, शाहजहां ने बनवाया था। विश्व के अजूबों में से एक है ये, यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और पीडीएफ जिनको चाहिए नंबर दे दिया गया है, आपको मिल जाएगा। अपना नाम हाई करके लिख दीजिएगा।